नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 2 दिन से हमें एक न्यूज़ देखने मिल रही है जो है यूएसए और वेनेजुएला से रिलेटेड। दोस्तों इसके बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया है अभी तक कि क्या कारण रहे कि किस वजह से यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर किया है। उनके दिए गए रीजंस, उनके मेजर कारण क्या हो सकते हैं इनडायरेक्ट, वो सब हमने बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन दोस्तों यहां से अब एक मेजर क्वेश्चन जो समझ में आ रहा है, ये निकल के आ रही है मेजर चीज, दैट इज क्या हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या वो तीसरे विश्व युद्ध हम कह सकते हैं, क्या वो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। दोस्तों जो हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के जो हमें कदम देखने को मिल रहे हैं, जो अपने इलेक्शन के समय अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात करते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के जो सोल्जर्स होंगे वो बाहर की लड़ाइयों में इंडल्ज नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े क्लेम वो करते थे। उन्हें एक समय ग्लोबल नोबल पीस प्राइज तक के लिए उन्होंने बेट किया था कि मुझे नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मैं हर जगह शांति स्थापित कर रहा हूं। और अब जो वो कदम उठा रहे हैं दोस्तों, तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब जो नॉट अदर देन द यूएसए एंड वेनेजुएला, उसके अलावा हम बात करें तो वर्ल्ड ऑर्डर में, जैसे कि हम इसराइल पैलेस्टीन की बात कर लें जो कि 2 साल से वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर की बात कर ले जो उससे पहले से चलती आ रही है, साथ ही साथ अगर हम पैसिफिक ओशन में देखें तो चाइना और ताइवान का इशू हमें देखने को मिल रहा है, वेस्ट एशिया में साथ ही साथ ईरान में कंटिन्यूस इंस्टेबिलिटी हमको देखने मिल रही है, और अब रिसेंट जो हो गया दोस्तों यूएसए और वेनेजुएला का इशू। तो ये सब हम देखें दोस्तों तो हर कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ आपको कॉन्फ्लिक्ट्स, युद्ध देखने मिल रहे हैं। हमारा नेबरिंग कंट्रीज में किस तरह हमारे इंडिया के आसपास इंस्टेबिलिटी, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में टेररिज्म का इशू हो, तो दोस्तों हर तरफ से हमें हर कॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हर जगह हम देख रहे हैं कि यूनिपोलर से वर्ल्ड जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, हर जगह अशांति हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है 2026? क्या ये कहना सही होगा? तो दोस्तों आइए इसी पे चर्चा करते हैं। मैं शुभम अग्रवाल, आपके अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पहले हम आगे बढ़े, आपको मैं बताता हूं जिस तरह से कि अनअकैडमी आपके लिए मंथली करंट अफेयर मैगजीन, साथ ही साथ एनसीईआरटी के नोट समरीज, वीकली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, पीवाईक्यूज एनालिसिस, फ्री मॉक टेस्ट, आप सब इससे जुड़ना चाहते हैं या हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है वो, चाहे वो वेनेजुएला की हो, चाहे फिर वो चाइना ताइवान की हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर की हो, जो हमने देखा है कि किस तरीके से इंस्टेबिलिटी हमें पूरे दुनिया में देखने को मिल रही है। दोस्तों हम अगर बात करते हैं अभी एट प्रेजेंट यूएस वेनेजुएला की, तो हमें देखने मिलता है कि वहां पे किस तरीके से जो मेजर कारण ऑयल का देखने मिल रहा है कि ऑयल रिजर्व्स पे प्रेसिडेंट ट्रम्प की सबसे ज्यादा नजर थी, जो डायरेक्टली समझ में आ रहा है। बट उनके जो पर्टिकुलर कारण उन्होंने गिनवाए हैं, जैसे कि वो ड्रग तस्करी के कारण परेशान थे, इस वजह से उन्हें वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर करना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल क्लैश जो हमें देखने को मिलते हैं, वहां की जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वहां के चुने हुए प्रेसिडेंट और यूएस के बीच, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ अन्य कारण हैं जिसकी वजह से हमें देखने मिलता है कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उन्हें कैप्चर किया हो। साथ ही साथ अब उन्होंने कल और दूसरी धमकी भी बाकी देशों के राष्ट्रपतियों को दी है, जिसमें क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको जैसे देश हैं। उन्होंने वहां के भी प्रेसिडेंट्स को एक प्रकार से चेतावनी टाइप की दी है। तो दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप एक समय शांति के दूत की बात करते थे, वो कहते थे कि मुझे नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैं हर जगह शांति स्थापित करता हूं। वो हर जगह अपने आप को पीस स्थापित करने वाला बताते थे, चाहे फिर वो मीडिएट करना हो रशिया और यूक्रेन को। वो क्लेम करते थे मैंने इंडिया और पाकिस्तान के भी दावे करते थे बीच में समझौता करवाया है, हर हर बात पे वो पलटे हैं। और खैर इंडिया पाकिस्तान के तो उन्होंने कई बार क्लेम किया और हर बार पलटे हैं। तो दोस्तों इस तरीके की जो शांति स्थापित करने की बात करना और फिर इस तरीके के अटैक्स को अंजाम देना, तो ये क्या दर्शाता है?
ये बिल्कुल टू फेस दिखाता है कि भाई किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो एक ये चीज हो गई यूएसए वेनेजुएला इशू की। साथ ही साथ अब दूसरे कॉन्टिनेंट्स में नजर डालें तो दोस्तों देखने मिलता है यूरोप में मेजरली रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये इशू दोस्तों सिर्फ यूक्रेन रशिया वाला सिर्फ यूरोप तक स्थापित या यूरोप तक सीमित नहीं रहा है, क्योंकि वो एक ग्लोबल फूड फ्यूल सिक्योरिटी का क्राइसिस बन चुका है। साथ ही साथ दोस्तों हम चाइना ताइवान की बात करें तो अब अगर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो यूएसए वाला इशू हुआ है वेनेजुएला वाला, कि किस तरीके से यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, तो क्या चाइना अब ताइवान के ऊपर ऐसा अटैक कर सकता है? क्योंकि चाइना जो है लगातार अपना क्लेम करता है ताइवान के ऊपर, उसकी सोवरेनिटी के ऊपर। तो क्या ये जो स्टेप यूएस द्वारा लिया गया है, क्या एक वो चाइना को एक कंडक्टर टाइप का रोल प्ले करेगा कि हाँ वो भी एक कैटलिस्ट बन जाए कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा करेंगे? तो आपको समझ पता है कि किस तरीके से ताइवान जो है 90% ऑफ द सेमीकंडक्टर कंट्रोल करता है, किस तरह पूरे वर्ल्ड में उसका सप्लाई चेन कितना स्ट्रांग है। तो ये डायरेक्ट ट्रेड रूट और डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पे असर डालता है। ठीक है, दूसरी बात हम वेस्ट एशिया की बात करें तो दोस्तों वेस्ट एशिया कितना इंपॉर्टेंट है अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, खासकर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री की, चाहे वो चाइना हो या फिर मेजर हमारा इंडिया हो। वहां पे कहा जाता है कि वहां के किसी भी रूलर को मेजरली खांसी भी छींक भी आती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों वहां पे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है, प्रॉक्सी वार्स हमें देखने को मिलते ही हैं, ईरान और इजराइल के बीच में भी टेंशन देखने मिला था। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबल पीस कंटिन्यूसली शेक हो रहा है, वर्ल्ड यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़े तो बात करते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट, ये तो हो गया कि भाई वर्ल्ड में टेंशन क्या चल रही है, अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकता है और इंडिया को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया को क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों इंडिया के ऊपर इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें मेजरली क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी। ठीक है, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो वेनेजुएला वाला इशू हुआ है, या फिर मिडिल ईस्ट की बात कर ले, या फिर जो यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, तो हर जगह हमें इम्पैक्ट डायरेक्टली किस चीज पे पड़ता है, क्रूड ऑयल के ऊपर, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर से हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, या फिर अभी यूएसए वेनेजुएला से हो। अब वहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो जब भी क्रूड ऑयल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तो इनडायरेक्टली दोस्तों कॉमन मैन की पॉकेट पर पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ऊपर जाता है। अब फिस्कल डेफिसिट ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हमें ज़्यादा डॉलर्स चुकाने होंगे, और ज़्यादा डॉलर्स हम चुकाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा फिस्कल डेफिसिट दोस्तों बढ़ेगा। क्लियर है? अब इस पे हम बात करें आगे तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये हो गए कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हमारे भारत के ऊपर पड़ेंगे, पर्टिकुलरली ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसकी वजह से। देखो डायरेक्टली वहां पे क्या हो रहा है उससे ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में हमने बात की किस तरीके से आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कोई भी कंट्री एक दूसरे से अछूती नहीं रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर काम करना चाहिए और वो बनाए रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमें कंट्री बेस्ड इशू के बजाय हमें अब इशू बेस्ड अलाइनमेंट करना चाहिए। हमें किसी एक कंट्री के ऊपर निर्भर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कुछ समय से हम देख रहे थे कि दोस्तों हम यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थे। अब यूएसए के ऊपर निर्भर थे हम, अब यूएसए को देख चुके हैं कि यूएसए किस तरह पलटता है। चाहे अभी हमारा जो इंटरनल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस पे वो किस तरीके असीम मुनीर के साथ उन्होंने डिस्कशन किया, किस तरीके से पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। तो अब हम उस तरीके से यूएसए पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी है, हमें अपने ऑप्शंस तलाश करते रहने हैं। ठीक है, सो अब हमें किस तरह इशू बेस्ड अलाइनमेंट करना है। सो दोस्तों उसमें हम बात करें तो यूएसए के साथ हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पे काम कर सकते हैं। रशिया के साथ वहीं पे हम डिफेंस और एनर्जी पे काम कर सकते हैं।
दोस्तों यूरोप के साथ हम क्लाइमेट कोऑपरेशन देखें तो फ्रांस के साथ हमारा पेरिस एग्रीमेंट हमने 2015 में किया ही था, ठीक है, जिसपे हमने नेतृत्व किया था। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस पे हम यूरोप के साथ काम कर सकते हैं। तो हमें इस तरह इशू बेस्ड मैनर पे काम करना होगा अलग अलग कंट्रीज के साथ, और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सोवरेनिटी को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। देखिए अभी हमारे ऊपर टैरिफ जो लगे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा, तो अब वो टैरिफ के लिए भी हमें क्या करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है, हमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ऑप्शंस तलाशने हैं। जिस तरीके से हम अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एफटीए हम साइन कर रहे हैं, अभी हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, उसके पहले हमने ओमान के साथ किया, तो यही स्टैंड हमें आगे कंटिन्यू करना है, ताकि हमारा जो बास्केट है वो और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा हम डाइवर्स ऑप्शन छांट सके। दूसरी बात दोस्तों, हमें ग्लोबल साउथ की वॉइस तो बनना ही है और उसका नेतृत्व तो करना ही है। ये हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। तो दोस्तों यही स्टेप आपको नॉन अलाइनमेंट 2.0 देखने को मिलता है। खासकर दोस्तों हम बात करें तो आप दूसरा एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम देख चुके हैं कि चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, मिडिल ईस्ट हो, वेनेजुएला इशू हो, हर जगह एनर्जी का ही मेजर रोल है। हमारे यहाँ हमको खुद अपने इंडिया के अंदर ऑप्शन तलाशने चाहिए या फिर बाहर देशों के साथ उस तरह से एग्रीमेंट करना चाहिए कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। दूसरी बात, हमें एनर्जी को कम करने की बात करनी चाहिए। हम एसडीजी गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसी में रिन्यूएबल्स और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हमें पता है क्रिटिकल है, खासकर उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी जोड़ दें तो ये आने वाले समय का फ्यूचर है दोस्तों। इस पे हमें काम करते रहना चाहिए और अपनी सोवरेनिटी को सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसी तरह हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करना है दोस्तों। हमने नेबरहुड में भी हम देख रहे हैं लगातार हमारा पाकिस्तान के साथ जो किस तरह वो इंटरनल टेररिज्म, इंटरनल वहाँ पे हमारे लिए परेशानी क्रिएट करता है। बांग्लादेश का इशू चल ही रहा है। सो दोस्तों हमें हमारे पड़ोसियों के साथ साथ ग्लोबल ऑर्डर में भी एक अहम रोल प्ले करना है। इस तरीके के हमें हमें अपने फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें आखिरी बार कि हमारे पाथ फाइंडर चैनल से आप जुड़े रहिए, और साथ ही साथ अनअकैडमी में आप करंट अफेयर मैगजीन, न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी नोट्स, करंट अफेयर्स पीडीएफ, आप अगर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट